स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने ये देख लिया था कि मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में आपको मैंने बता दिया था कि अगर मॉड्यूलस ऑफ एक्स आपका के से छोटा हो तो आप क्या लिखोगे कि एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस के से के में लाई करती है। ऐसा नहीं है कि अगर मॉड के अंदर एफ एक्स दे रखा है वो अगर के से छोटा है तो भी तो एफ एक्स जो है पूरा पूरा आपका वो माइनस के से के में लाई करेगा, ठीक है। पहली चीज तो ये देखी थी। दूसरी चीज ये देखी थी कि अगर मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स ही लिख रहा हूं सीधा, वो के से किसी कांस्टेंट के से बड़ा है तो एफ एक्स जो है वो छोटा होगा माइनस के से, यूनियन में एफ एक्स जो है वो बड़ा होगा के से, ठीक है। माइनस के से छोटा होगा एफ एक्स और के से बड़ा होगा, और फिर एफ एक्स कोई एक्स का टर्म होगा, उससे आप देख लोगे एक्स कहां से कहां लाई करता है। ऐसे करके हमने क्वेश्चन देख लिया था, ठीक है। और मैंने आपको यह भी बता दिया था कि मॉड्यूलस में टर्निंग पॉइंट रखना है, डिस्टेंसेस देख लेनी है। उसी पे बेस्ड मैं साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी देखता हूं मॉड की, साइमल्टेनियस में दो साथ में, ठीक है। टर्निंग पॉइंट आपको पता है कितना आएगा, टर्निंग पॉइंट 0 आएगा। डिस्टेंस, पहली वाली डिस्टेंस जो है वो 2 है, मतलब 0 से मैं 2 इधर जाऊं और 2 इधर जाऊं, 2 इधर गया तो 2 पे गया, 2 इधर गया। और दूसरी डिस्टेंस है 4 मतलब कि यहां तक गया और यहां तक गया, 0 से टर्निंग पॉइंट जाना है ना। अब मॉड बैठा है 2 की डिस्टेंस और 4 की डिस्टेंस के बीच में। 2 की डिस्टेंस ये थी, 4 की ये थी, इनके बीच में, और 2 की डिस्टेंस ये थी और 4 की डिस्टेंस ये थी, इनके बीच में। मतलब कि जो x की वैल्यू आएगी वो 2 से 4 और यहां पर ही, ठीक है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू आपका -4 टू -2 और यूनियन में आपका 2 to 4। इतनी बात में तकलीफ नहीं है, ठीक है। ये समझ में आई बात। अगर आपको बेसिक मेथड से जाना है तो आप दो चीजें देखोगे इसके अंदर कि या तो x पॉजिटिव होगा या x नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर x पॉजिटिव हुआ, x अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ तो एज इट इज खुलेगा, x 2 से 4 में आ गया। अगर x आपका नेगेटिव हुआ तो माइनस साइन के साथ खुलेगा 2, यहां पर -x और यहां पर 4, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -2, इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा, -4 से -2 आया। अब आपको पता है ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 ये मॉड के दो केस हैं कि या तो अंदर वाला मॉड का पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और मॉड के केस में यूनियन लिया जाता है, मतलब इसमें और इसमें यूनियन लेना है। तो x की वैल्यू -4 से -2, यूनियन 2 से 4, ठीक है। आप समझ गए उतनी बात, ठीक है। मैं एक और लिखता हूं क्वेश्चन, दूसरा एग्जांपल, x -1, यहां 2 आया, यहां 3 आया। आपको टर्निंग पॉइंट पता है कितना आ गया, 1। आपको डिस्टेंस पता है छोटे वाली कितनी, 2 और 2, तो 1 से 2 इधर जाएंगे 3 पर आएंगे, 2 इधर जाएंगे तो -1 पर आएंगे। दूसरी डिस्टेंस कितनी है आपकी, 3। 1 से टर्निंग पॉइंट से 3 जाऊंगा, 4 पे गिरूंगा, इधर जाऊंगा तो -2 पर। और आपको पता है ये जो मॉड है ये 2 और 3 वाले डिस्टेंस के बीच में बैठा हुआ है। अब देखो 2 के साथ इक्वल टू लगाया और 3 के साथ नहीं लगा, ये 2 वाला था, तो इसका मतलब इसको, इस बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड करेंगे और इसको नहीं करेंगे क्योंकि वो 3 वाला था, ये 2 वाला था। ऐसे ये 2 वाला था और ये 3 वाला था, तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, लेकिन इसको इंक्लूड किया जाएगा। जहां इक्वल टू लगा उसी को तो करेंगे। तो x की वैल्यू बिलोंग करेगी -2 से लेकर -1, यूनियन में 3 से लेकर 4 तक। डायरेक्टली लिखना सीख रहे हैं आप। चाहो तो ये देख लो कि अंदर वाला पॉजिटिव, अंदर वाला नेगेटिव, बेसिक मेथड पे चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी बात में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अच्छा, ठीक है। ये इनइक्वालिटी, दोनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है। तो अब इसमें एक और तरीका क्या होता है कि आप इस पार्ट को अलग सॉल्व कर लो कि mod x -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, एंड साथ साथ mod x -1 इज लेस देन 3, एंड कि ये भी होना है और वो भी होना है कि ये 2 से बड़ा भी और 3 से छोटा भी है, दोनों चीजें साथ में हो रही हैं। और आपको पता है उसको अगर मैं लिखूंगा तो x -1 की वैल्यू मेरी -3 से 3 के बीच में आ जाएगी, और इसको अगर लिखूंगा तो x -1 मेरा 2 से बड़ा हो जाएगा, यूनियन में x -1 जो है वो छोटा हो जाएगा -2 से, ठीक है। वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेंगे, एंड लगा इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। इतनी बात में तकलीफ नहीं होगी आपको। ये क्या है, ये सब वो चीजें जो 11th में आप पढ़ चुके हो, मॉड्यूलस की इनइक्वालिटी, इसलिए इसको जल्दी जल्दी देख रहे हैं रिवीजन के तौर पे, जिससे कि आप तकलीफ में ना हो, ठीक है। फिर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं इसके अंदर, जैसे ये दो क्वेश्चन हुए मॉड्यूलस के अंदर। यहां पर आया x -1, एक बार 0 पर इक्वल टू का साइन है, एक बार 0 पर इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। आप कहोगे सर टर्निंग पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। 0 डिस्टेंस इधर गए और 0 डिस्टेंस उधर गए, कहीं नहीं गए, 1 पे ही खड़े हुए हैं। 0 उधर जाओगे, 0 इधर जाओगे, मतलब कहीं भी नहीं गए, 1 पे ही हो। और 3 के लिए आप क्या करोगे, इधर 3 गए, 4 पे, इधर आए -2 पर, ठीक है। ये 1 पे किसकी वैल्यू आई थी, 1 पर ये वाली डिस्टेंस आई थी 0,
तो यहां से लेकर यहां तक और फिर यहां से लेकर यहां तक, इन दोनों का यूनियन ले लूंगा मैं, तो x बिलोंग्स टू -2 to 4। भाई 0 इधर गए हो, 0 उधर गए हो, कहीं नहीं गए, 1 पे ही हो, 1 वाला पॉइंट है वो सिर्फ, ठीक है। और आपको पता है ये 3 वाला पॉइंट था, ये 0 वाला था, इन दोनों के बीच में, और दोनों तरफ आपका क्लोज इंटरवल क्यों इक्वल टू लगा है। ये 4 वाला था, ये 1 वाला था, सॉरी ये 4 वाला था, सॉरी ये 3 वाला था, ये 0 वाला था। 3 डिस्टेंस वाला पॉइंट ये था, 0 डिस्टेंस वाला पॉइंट ये था, दोनों पे क्या लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, दोनों तरफ क्लोज इंटरवल, ठीक है। अगर वो यहां पर 1 होता तो आपको पता है 1 इधर जाते और 1 इधर जाते, अभी कहीं नहीं गए, यहीं पर है। अच्छा इस केस में क्या होगा, 1 पे गए, ठीक है, ये आया आपके पास 4 और यहां पर आया आपका -2, ठीक है। आप देखो 0 डिस्टेंस क्यों नहीं गए, अरे 1 से 0 इधर जाऊंगा या 0 इधर जाऊंगा, तो कहीं नहीं जाऊंगा, 1 पे ही हूं। उसके बाद ये 0 डिस्टेंस वाला, ये 3 डिस्टेंस वाला, ये 3 डिस्टेंस वाला, ये 0 डिस्टेंस वाला, 0 पे लगा है, इक्वल टू नहीं लगा है, 0 पे आएगा ओपन इंटरवल, 0 डिस्टेंस वाले पे, इस पे आया ओपन इंटरवल, और इस पे आया क्लोज इंटरवल, इस पे आया क्लोज इंटरवल, और 0 डिस्टेंस वाले पे आया ओपन इंटरवल। इसका मतलब x की वैल्यू अब जाएगी -2 से लेकर 4 तक, और उसमें से क्या घटाओगे आप, 1 हटा दोगे। इन दोनों आंसर में कोई फर्क नहीं आया, सिवाय इसमें 1 इंक्लूड हुआ, उसमें 1 इंक्लूड नहीं हुआ, ठीक है। कैसे हो रहा है ऐसा, ये जो कंडीशन लिखी हुई ना, ये ऑलवेज ट्रू की कंडीशन है। ऑलवेज ट्रू क्यों, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ x या मॉड्यूलस ऑफ, मैं fx लिख देता हूं, मॉड करता क्या है, मॉड हमेशा निकालता है पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव आंसर निकालता है, पॉजिटिव आंसर निकालता है, पॉजिटिव कौन सा वाला, नॉन नेगेटिव वाला, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये वाली चीज हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहती है, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इन्होंने पूछ लिया कि x की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए मॉड x -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए। आपने कहा ऐसी तो दुनिया की सारी वैल्यू होती है, आप कुछ भी पुट करो, मॉड हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 निकालेगा। इसका मतलब ये कंडीशन वो है जो हमेशा सेटिस्फाई कर रही है, ध्यान से सुनते जाने, हमेशा सेटिस्फाई कर रही है। और ये वो कंडीशन है जो आपको 3 के पास आपको पता है कभी कभी आंसर देगी, और इन दोनों में लेना होता है इंटरसेक्शन। तो एक कंडीशन होती है जो हमेशा सेटिस्फाई कर रही है, दूसरी कंडीशन है जिसके लिए कुछ वैल्यू निकल कर आएंगी, और इंटरसेक्शन लेना है। तो देखो अगर अलग अलग सॉल्व करते हैं तो ऑलवेज ट्रू का मतलब x बिलोंगिंग टू r है यहां के लिए, और यहां के लिए आपका x बिलोंगिंग टू -2 to 4 है, इस वाले पार्ट के लिए, ठीक है। अब जब इन दोनों में इंटरसेक्शन लूंगा कि ये भी सेटिस्फाई होना है, वो भी सेटिस्फाई होना है, तो रियल नंबर का इसके साथ इंटरसेक्शन करूंगा तो यही आंसर आएगा, यही तो आंसर आएगा, और तो कुछ आंसर आना नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, इस वाले केस को जो हमेशा हो रहा होता है ऑलवेज ट्रू की वजह से मैं इसको इग्नोर कर सकता हूं। जो ऑलवेज ट्रू का केस होता है ना उसको हमेशा इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि फिर दूसरे वाले केस के साथ इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में करते हैं ऐसा। दूसरे केस में इंटरसेक्शन है, इस केस का और इस केस का इंटरसेक्शन है। अगर ये ऑलवेज ट्रू है, ये x बिलोंगिंग टू r देगा आंसर, और ये वाला जो आंसर देगा उसका अगर इसके साथ इंटरसेक्शन होना है तो रियल नंबर का किसी भी के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो कोई भी अगर उससे छोटा सेट होगा तो इंटरसेक्शन में तो छोटा वाला सेट आंसर आता है, तो इसका मतलब आंसर वही होगा जो यहां से निकलेगा। ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर ऑलवेज ट्रू आ रहा है और आपको कहीं दूसरा इंटरसेक्शन भी लेना है, इग्नोर करो उसको। वो ऑलवेज ट्रू सारे रियल नंबर देगा, इंटरसेक्शन में कोई छोटा सेट आएगा, वो आपका आंसर होगा। उधर क्या हुआ, उधर की और एनालिसिस सुनना। उधर दे रखा x -1 का मॉड इज ग्रेटर देन 0। आप बोलोगे सर मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब x की सारी वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन ये दे रखा है पॉजिटिव, और मॉड कौन सा वाला पॉजिटिव होता है, मॉड होता है नॉन नेगेटिव वाला। आपको ये वाली बात पता है, मैं आपको लिखवाता हूं कि मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऑलवेज। ठीक है, अगर आपको दिया है मॉड x इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज, इस बात में वो कहना क्या चाह रहे हैं, इस बात में कहना चाह रहे हैं कि x 0 नहीं है। अब वो सर मॉड खोल के लिखा है कि नहीं, यहां से वहां गए एनालिसिस से कि मॉड x ग्रेटर देन 0 दिया है। आपने कहा ग्रेटर देन 0 वो हर वैल्यू के लिए होता है सिवाय उस वैल्यू के जब अंदर वाला क्या बन रहा हो, 0 बन रहा हो। इसका मतलब ये जो इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अंदर वाला क्या नहीं हो रहा होगा, 0 नहीं हो रहा होगा। तो अगर कभी इन्होंने आपको दे दिया कि मॉड के अंदर fx इज ग्रेटर देन 0, तो आप बोलोगे इसका मतलब fx जो है वो क्या नहीं हो रहा, 0 नहीं हो रहा। ये उसकी एनालिसिस होती है। ये मॉड सॉल्व करके नहीं निकाली, ये आपने ऐसा सोचा है कि मॉड तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन फिर आपको ध्यान आया नहीं, ग्रेटर देन 0 नहीं होता, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में अगर इन्होंने ग्रेटर देन 0 पूछ लिया तो सारी वैल्यू के लिए वो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा सिवाय उस वैल्यू के जिसपे fx क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो। अब इन्होंने अगर ग्रेटर देन 0 पूछा है तो आपको सिर्फ कंडीशन ही निकालनी है कि fx 0 कहां पर हो रहा है।
जहां जहां पे x की जिस वैल्यू पर fx 0 हो रहा है वो वैल्यू आपको नहीं लेनी, मतलब fx को 0 नहीं लेना। अगर fx 0 नहीं होगा तो क्या होगा, अगर 0 नहीं होगा तो बाकी सारी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। तो ये उसकी एनालिसिस होती है। वही एनालिसिस में वहां कर सकता था कि मॉड में x माइनस वन इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज x माइनस वन इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज x इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये आना चाहिए आपको करना कि अगर मॉड्यूलस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दे रखी है, सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हमेशा होता है x बिलोंगिंग टू r के लिए, ऑलवेज मतलब x बिलोंगिंग टू r के लिए। अगर सिर्फ ग्रेटर देन 0 दे दिया इसका मतलब इक्वल टू 0 नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो वही लिखा है, इसके आगे और कुछ नहीं करना होता, वही लिखना होता है सीधा। दिस इंप्लाइज के x इज नॉट इक्वल टू 0। और x क्या हो सकता है, कुछ भी हो जाए, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी, और कुछ भी होता रहे। इसमें fx ग्रेटर देन 0, x की कुछ भी वैल्यू रखो, fx का अगर नॉन जीरो आ रहा है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अगर fx 0 आ गया तब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी, इसका मतलब fx 0 नहीं है, fx 0 नहीं। सब लगा हुआ है आपके 11th क्लास में, सब ये छोटी छोटी बातें लगाते चल रहे हैं, लेकिन आप तकलीफ में ना हो, और जल्दी में इसीलिए चल रहे हैं। इसमें मैं टाइम नहीं निकालूंगा। टाइम जिस चीज में निकाला जाएगा वो है जो नई बातें। उसके बाद देखो क्वेश्चन, -4 इज लेस देन इक्वल टू मॉड x, बिल्कुल सिंपल ले लेता हूं, चलो ये आ गया। अच्छा, ध्यान से समझना भाई, ये वाली वैल्यू आ रही है नेगेटिव, मॉड्यूलस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, कैसा भी पॉजिटिव, अब तो -4 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला भी इससे बड़ा रहता है। ये जो इनइक्वालिटी इधर बैठी हुई है इस पे ध्यान देना है, ये लिखा हुआ है मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। ये इन्होंने मतलब बोल रखा है कि पॉजिटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव। आपसे ये पूछ रहे हैं कि x की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से बड़ी हो जाए, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से बड़ी हो जाए। आपने कहा पॉजिटिव वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू से बड़ी होती है, हमेशा होता है ऐसा, ये तो ऑलवेज है, ऑलवेज ट्रू। अगर ऐसा हमेशा होता है इसका मतलब मैं x की कुछ भी वैल्यू डालता रहूं -4 से बड़ी आएगी। हाँ, इसका मतलब यहां से तो बात निकलने वाली है x बिलोंगिंग टू r। और जैसे ही आपको पता चल गया कि एक इनइक्वालिटी ये है, उसका इंटरसेक्शन इसके साथ है, और उसमें से एक चीज ऑलवेज ट्रू हो रही है, तो ऑलवेज ट्रू होते ही आप उस पार्ट को इग्नोर कर दोगे, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा हो जाएगा इग्नोर। क्यों इग्नोर हो रहा है, इस पे ही बात कर रहे हैं ना, इस पे इसी बात कर रहे हैं क्यों इग्नोर हो रहा है ये, क्योंकि ये हमेशा आंसर निकालेगा x बिलोंगिंग टू r, वो कुछ छोटा सेट निकालेगा। दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो छोटा वाला सेट ही आंसर होगा, तो क्यों लेके चलना है उसको। ठीक है, तो आपके पास बचा है मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 3, और आपको पता है x की वैल्यू -3 से 3 में आ जाएगी। इस पार्ट को इग्नोर कर देना, सिर्फ इतना वाला पार्ट देखना है, ये आपके लिए एक तरीका है। ठीक है, बात समझ में आ रही है इतनी, सिर्फ इसमें बात नहीं है ये। एक और एग्जांपल देखो, इसे ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके अंदर ये वैल्यू पॉजिटिव क्यों है, वो भाई एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है ना, 1 और ऐड कर दोगे और 1 से भी बड़ा हो जाएगा वो। तो ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। आपसे पूछा जा रहा है एक्स की किस वैल्यू के लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी, आप कहोगे हर वैल्यू के लिए, हर वैल्यू के लिए कर रही है, ऑलवेज ट्रू है तो इसको कर दिया इग्नोर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, एक्स -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, इग्नोर करने के लिए आपको समझना है क्या चीज इग्नोर करके जानी है हमको, कोई तकलीफ नहीं इतनी बात में। आ जाऊं, छोटी छोटी प्रॉपर्टी लिख दूं क्या, प्रॉपर्टीज, बिल्कुल बेसिक बात कि मॉड्यूलस ऑफ -x बराबर होता है मॉड्यूलस ऑफ x। क्या मतलब हुआ, जनरलाइज कर दूं कि माइनस अगर बाहर लगा हुआ है तो मॉड माइनस को खा जाएगा। इसका मतलब सर माइनस को प्लस कर देता है क्या मॉड, हम ऐसे कर दें क्या, नहीं। बच्चे रट लेते हैं कि अरे माइनस को प्लस कर दिया, माइनस हट गया तो माइनस की जगह पर प्लस लिख दे, नहीं भाई, इसीलिए लिखवाया है कि पूरे फंक्शन के बाहर लगाओ माइनस, पूरे टर्म के बाहर। क्या ये पूरे टर्म के बाहर लगाया क्या, पूरे टर्म के बाहर, पूरे टर्म के बाहर माइनस लगा होता है तो मॉड्यूलस उसको खा के खत्म करता है। दूसरी बात,
मॉड्यूलस ऑफ एक्स, एक्स की पावर में अगर 2n इवन पावर है, इज इक्वल टू मॉड एक्स की पावर में 2n हो, यहाँ पे सिर्फ एक्स की पावर में 2n हो, मॉड हटा ही दिया, बात बराबर है। मॉड्यूलस का काम है पॉजिटिव करना, पॉजिटिव करने के बाद आप पावर बढ़ा रहे हो। मैं चलो एग्जांपल दे देता हूं इसका। एक्स स्क्वायर अपने आप में पॉजिटिव क्वांटिटी, मॉड एज इट इज बाहर रख देगा। ये मॉड एक्स ये दो बातें करेगा, या तो पॉजिटिव होगा तो एज इट इज निकलेगा तो एक्स स्क्वायर बना देगा, नेगेटिव होगा तो माइनस साइन के साथ निकलेगा। दो बातें करता है, या तो एक्स स्क्वायर निकलेगा या माइनस एक्स का स्क्वायर निकलेगा। और माइनस एक्स का स्क्वायर आपको पता है स्क्वायरिंग अपने आप में खुद माइनस को खत्म कर देती है। तो स्क्वायर का काम होता है एक तो खुद से मल्टीप्लाई करना और माइनस खत्म कर देना, मॉड का काम होता है सिर्फ माइनस खत्म करना। तो जब आप स्क्वायर करने ही जा रहे हो तो मॉड लगाने की क्या जरूरत है? मॉड लगाने की तो कोई जरूरत नहीं है। जब आप स्क्वायर ही करने जा रहे हो तो वही खत्म कर देगा माइनस को, तो मॉड की क्या जरूरत है अलग से? यही लिखा है मैंने 2n, और 4 पावर के लिए भी 6 पावर के लिए भी, जिसके लिए भी आप देखना चाहो। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मॉड्यूलस के अंदर अगर आपका ए बी आया है तो वो मॉड्यूलस में ए मॉड्यूलस में बी। जनरलाइज कर दूं, अगर x1 x2 से लेकर आपके पास xn का मॉड्यूलस लगा हुआ है तो मॉड्यूलस में x1 मॉड्यूलस में x2 से लेकर आपके पास मॉड्यूलस में xn इसके बराबर आता है। वो मॉड्यूलस बढ़ जाता है मल्टीप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पे अलग अलग। ठीक है, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं है। आप चाहो तो एग्जांपल लेके सॉल्व कर लो। अगर दोनों पॉजिटिव है भैया, मल्टीप्लाई होंगे, पॉजिटिव आएगा, ए बी निकलेगा, ए बी निकलेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ए इंटू बी आप मल्टीप्लाई करोगे तो मान लो वो नेगेटिव आ गया, माइनस आ गया, मॉड माइनस को खाएगा, ए बी निकाल देगा बाहर। एक नेगेटिव था ये वाला, इसका माइनस को मॉड खाएगा, इसको बी रहने देगा, इसको ए रहने देगा, ए बी निकलेगा। तो चारों केस बना लो। ए बाई बी पे मॉड लगा हुआ है, सेम बात, मॉड्यूलस ऑफ ए। अब डिवीजन क्या चीज होती है? तो मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ए इंटू 1 बाई बी लगाए, वो ए पे अलग मॉड जाएगा, 1 बाई बी पे अलग मॉड जाएगा। ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी, मॉड्यूलस में x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस में x प्लस में मॉड्यूलस में y। बराबर नहीं होता। ये कॉम्प्लेक्स नंबर से वैसे तो आपको पता है कि ये चीज होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में भी। ठीक है, वैसे इसको बोला जाता है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। और ये मेनली ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोला क्योंकि वेक्टर से देखा जाता है कि अगर एक मान लो यहां पर x वेक्टर आया, एक आपके पास y वेक्टर आया, और ये आपके पास इनका रिजल्टेंट आ जाता है x प्लस वाई। ठीक है, अब ये ट्राइंगल बना रहे हैं और ट्राइंगल में दो साइड का सम हमेशा बड़ा होता है तीसरी साइड से। दो साइड, ये जो साइड आती है अगर ये x वेक्टर है तो इसकी साइड मॉड में x आएगा, वो मैग्नीट्यूड ऑफ y आएगा, ये हमेशा बड़ा रहेगा तीसरी साइड से। तीसरी साइड कितना? x प्लस वाई। तो इसलिए इसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोला जाता है कि दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से। आपके दिल में आता है सर ट्राइंगल दिखाओ, ट्राइंगल दिखता है वेक्टर में। ये वेक्टर कहां से आ गया इसके फंक्शंस के बीच में? अरे सब मिला हुआ है, सब मिला हुआ है, मैथ्स में सब मिला रहता है वो। देखिए नाम क्यों ट्राइंगल इनइक्वालिटी, कहां ट्राइंगल था उसमें? अलजेब्रा से प्रूफ करो, हो जाता है, लेंदी है। ये तो मैंने इससे दिखा दिया आपको, अलजेब्रा से भी हो जाता है, थोड़ा सा लेंदी पड़ता है। ठीक है, स्क्वायरिंग करके करते हैं, इसकी स्क्वायरिंग करते हैं। आपके दिल में बहुत आ रहा हो तो आप स्क्वायरिंग कर लेना। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वाई से मॉड्यूलस x प्लस वाई मल्टीप्लाई होगा, वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकलेगा। वहां पे 2xy के बारे में देखेंगे, इतनी मेहनत नहीं करूंगा, लेंदी प्रूफ है। ठीक है, ये एक चीज है। दूसरी चीज, अरे कौन सा था, कौन सा नंबर था भाई? 5वां था, छठा। सर ट्राइंगल इनइक्वालिटी तो ऐसे भी काम करती है कि दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा रहता है। हाँ तो देखो, ये हमेशा छोटा रहेगा। अच्छा, तो अगर ये वाली साइड छोटी है और ये वाली साइड बड़ी है, आपके दिल में आएगा अगर ये साइड छोटी है और ये साइड बड़ी है तो ये तो नेगेटिव आएगा। अगर ये नेगेटिव आएगा तो वो तो मॉड लगाए, वो तो हमेशा पॉजिटिव है। तो नेगेटिव तो छोटा होता ही है, इसमें क्या बड़ी बात है?
तो मैं इसीलिए क्या करता हूं ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसका मैग्नीट्यूड हमेशा छोटा होता है, तो मैग्नीट्यूड करने के लिए वो क्या करा जाता है, यहां पे एक मॉडल लगा दिया जाता है। घबराना नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस उससे छोटा है, लेकिन आपके दिल में आता है अगर ये छोटा है और ये बड़ा है मैग्नीट्यूड, ठीक है ये छोटा, तो ये वैसे ही नेगेटिव आएगा, नेगेटिव तो हमेशा मॉड से छोटा आएगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से नहीं होता ऐसा, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया मॉड लगा के, छोटा होगा उसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है। इन सब बातों में इक्वल टू का साइन कब चलता है, अगर एक्स और वाई का साइन सेम है, सेम साइन के हैं तो इक्वल टू लग जाएगा, ऑपोजिट साइन के हैं तो लेस देन होगा, सेम साइन और ऑपोजिट साइन। इतनी बात में तो कोई तकलीफ नहीं है, इतनी बात की क्लैरिटी आई होगी कुछ। अब इसमें 50 चीजें आप करते रहना, असल में क्या है कि उन सब की हमको जरूरत नहीं है, जितने वो फॉर्मूले लगे हुए हैं ना मैग्नीट्यूड वाले उसके, z1 + z2 का होल स्क्वायर, वो सब लग जाते हैं इसमें, ठीक है। आपको उसकी नीड नहीं है, किताब वगैरह में दे रखे होंगे, लेकिन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है मैंने लिखवा दिए, उसी टाइप के फॉर्मूले हैं। समझ रहे हो कि मॉड z1 का स्क्वायर किया, z1 बाहर आ गया था, वही सेम आया निकल गया। देखें मैं क्या कुछ क्वेश्चन देखें क्या, प्रॉपर्टी तो लिख ली बहुत सारी, ये एक, हाँ भाई जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको कि आप क्या कर सकते हो प्रॉपर्टी में। जैसे आपके पास लिखा हुआ है मॉड्यूलस में, ठीक, इसको मैं क्या बना दूंगा छोटा करके, एक तो दोनों पे मॉड लगा हुआ है ऊपर नीचे, तो मॉड बढ़ जाएगा पहले, तो ये मॉड्यूलस में x² + 1 आएगा और ये मॉड्यूलस में ये 2x का मॉड आएगा। उसके बाद आपको पता है ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन पे अपना अपना मॉड चला जाएगा, x² + 1 अपॉन 2 पे मॉड लगा और x पे मॉड लगा। आपको पता है 2 एक पॉजिटिव नंबर है, एज इट इज बाहर आ जाएगा, मॉड में लगा हुआ, अच्छा। और आपको क्या पता है, आपको पता है x² + 1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, x² + 1 कैसे पता पॉजिटिव क्वांटिटी, अरे x² > 0, लिखवाना तो नहीं पड़ेगा ये कहीं, मैं ये सोच रहा हूं कहीं लिखवाना पड़ेगा कि x² इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी अलग से नोट में। खैर वो पॉजिटिव क्वांटिटी मॉड के अंदर पॉजिटिव क्या, एज इट इज बाहर आ गया, नीचे लिखा वो 2 mod x, एक जगह रह गया बस मॉड, देखो रिड्यूस हो गया, इतने बड़े पे लगा था वो एक जगह आ गया सिर्फ mod x। ध्यान देना है आपको। मैं आऊं क्वेश्चन पे, डोमेन ऑफ फंक्शन में तो डोमेन की बात होती है, डोमेन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। अच्छा परेशानी पता है क्या है, असाइनमेंट में किताबों में सारी बात डोमेन 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 रेंज, डोमेन रेंज, एक भी क्वेश्चन नहीं आता किसी भी एग्जाम में, ना डोमेन पे ना रेंज पे। आप देखो क्वेश्चन देखना आप डोमेन और रेंज के, आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे नहीं फंक्शन। डोमेन के में क्या है, मैं बना दूं अपने आप से फंक्शन के डोमेन निकालो, उसमें इसीलिए इतने क्वेश्चन है, मर्जी से बनाते जाओ, जो मर्जी आए लिख दे रहा हूं। fx = अच्छा fx तो लिखते ही नहीं, लेकिन डोमेन सीखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, पूरी कैलकुलस में जो चीज आपको सबसे ज्यादा फंसाती है फंक्शन में, कि हमने इस पॉइंट पे लिमिट भी चेक कर ली, कंटिन्यूटी भी, डिफरेंशिएबिलिटी सब चल रहा है, टेंजेंट वेंजेंट बन रही है, डोमेन में ही नहीं है पॉइंट। आप बोल दोगे कि अच्छा कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल वगैरह तो जब चेक करोगे या फंक्शन होगा उस पॉइंट पे, वो डोमेन में ही नहीं है, वहां निकालना पड़ जाता है आपको एक चेक के लिए डोमेन। स्पेसिफिकली डोमेन का क्वेश्चन अब नहीं आता, ये 20-25 साल पहले की बात थी कि डोमेन बड़ी चीज हो रही है भाई, डोमेन पूछ रहे हैं। IIT कोई मतलब नहीं है आपको डोमेन निकालना आता है कि नहीं आता, वो क्वेश्चन में चेक करवा लेंगे आपसे, ठीक है। खैर यहां देखो इसका डोमेन निकालना है, हाँ भाई यही है भैया क्वेश्चन, और इतना 2 है इसमें। चलो अब fx = स्क्वायर रूट में बैठा ही है, ठीक है। आपको पता है मॉड x का जो डोमेन, इसका मॉड्यूलस का डोमेन r होता है, कोई तकलीफ नहीं है, सारे रियल नंबर पुट कर दो, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। वही थोड़ी मना करता है कि मैं एग्जिस्ट नहीं करूंगा किसी वैल्यू पर। आपको पता है मॉड का डोमेन निकाला था, ग्राफ बनाया था, -∞ से इनफाइनाइट की सारी वैल्यू ले सकता है, जो भी फंक्शन -∞ से इनफाइनाइट की सारी वैल्यू ले सकता है, उसकी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर रूट फंक्शन की प्रॉब्लम है, वो नेगेटिव वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करेगा। मॉड्यूलस की कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, वो तो कहेगा सारी वैल्यू इनपुट करो, हमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है मॉड्यूलस की, आपको पता चल गया मॉड के अंदर कुछ भी बैठा हुआ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डोमेन निकालने के लिए 2 मॉड्यूलस में x - 4/6 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 6 पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हटा दूं, 2 मॉड्यूलस में x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 रह गया, मॉड्यूलस में x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रह गया।
जैसे ही आपको ये पता चला, आपको लग गया x की वैल्यू 2 से बड़ी, यूनियन में x की वैल्यू -2 से छोटी, डायरेक्ट लिखेंगे ना इसको, तो ये डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। अब 2 से बड़ी -2 से छोटी, अच्छा ये आ गया। क्या वो डोमेन? हाँ वही डोमेन। उन वैल्यूज के लिए ये अंदर वाला पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पे उठाया था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा तकलीफ दे हो सकता है। डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस मॉड्यूलस में x अपॉन 2 माइनस मॉड्यूलस में x। अच्छा अपने ग्राफ रहेगा यार, मॉड वाले हैं, सम वाला ग्राफ कर लिया, डिफरेंस वाला नहीं किया ना, कोई बात नहीं, कर लेंगे तो अपनी बात है। डिफरेंस वाला ग्राफ नहीं किया, लेकिन 11th में बताया था शायद मैंने आपको डिफरेंस वाला। ये आ गई कोई बहुत बड़ी चीज। इसमें पहली बात, डोमेन निकालने में एक कई तकलीफें। पहली तकलीफ क्या है भाई कि 1 माइनस मॉड x जो रूट के अंदर बैठा है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरी बात 2 माइनस मॉड x जो डिनोमिनेटर में बैठा है वो 0 नहीं होना चाहिए। वो भी तो एक बात लेंगे, या इस पहले से यू कर दूं, मॉड x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू +-2 नहीं आनी चाहिए। अगर x +2 आया तो 2 - 2 0, अगर x -2 आया तो -2 को मॉड निकालेगा 2 तब भी 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करना। अच्छा इसको कैसे सॉल्व करोगे? 1 माइनस मॉड x अपॉन 2 माइनस मॉड x। सोचो, वैसे तो मेरे दिल में बहुत अच्छा तरीका आ रहा है, मैं सोच रहा हूं वही कर दूं। नहीं चलो मैं आपको ना केस ही बनाऊंगा मैं, वरना मैं ना, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन पढ़ लिया, वरना करते नहीं ऐसा कि एडजस्टमेंट कर देता मैं अभी, +1 और -1 करता तो ऊपर नीचे कट जाते, सिर्फ 1/2 माइनस मॉड x रह जाता। 1/2 माइनस मॉड x, हाँ वो रह जाता सिर्फ। लेकिन इतनी जल्दी जल्दी आगे नहीं, ठीक है। 2 माइनस मॉड x, ठीक है। इसमें दो बातें हैं, मॉड के अंदर वाला टर्म कौन है आपका? x। क्या था ये? अरे क्या आया था? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था ना। 1 लाइन पे लिखते हैं, अरे बेकार की बात, 1 लाइन पे लिखूंगा। जीरो से इधर आपका x पॉजिटिव है, मॉड एज इट इज खुलेगा 1 माइनस x अपॉन 2 माइनस x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इधर माइनस साइन के साथ खुलेगा 1 प्लस x अपॉन 2 प्लस x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इधर x नेगेटिव था भाई, मॉड के अंदर वाला नेगेटिव, मॉड माइनस साइन के साथ खुलेगा, पहले से माइनस था प्लस हो गया। इसमें क्या किया आपने? इसे लिखा x-1, यहां पर लिखा x-2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, आपने दोनों टर्निंग पॉइंट लगा लिया 1 और 2, प्लस माइनस प्लस, आपको प्लस वाला चाहिए, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट। ठीक है, इधर आओ, यहां पर आपका लिखा हुआ x+1 और x+2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आपने लगा लिया एक -2 और एक निकाल लिया -1। ठीक है, यहां आया प्लस, यहां आया माइनस, यहां आया प्लस, एक इधर वाला पार्ट और एक इधर वाला पार्ट। ठीक है, कंडीशन, अब इंटरसेक्शन लेते हैं कि यूनियन लेते हैं? यूनियन लेते हैं। अभी लेने का यूनियन नहीं, क्यों नहीं ले सकते अभी? ये खोला कैसे? क्या मान के खोला है कि x पॉजिटिव रहना चाहिए, ये मान के खोला है कि x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, आओ देखो, ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2। 2 तो इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूडेड है, और 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा ये छोटा, हाँ 0 से बड़ा है। इंटरसेक्शन लेंगे इनके बीच में, x की वैल्यू आ गई 0 से लेकर 1 में, यूनियन में 2 से इनफाइनाइट। ठीक है, इसका यूनियन लेना है इसके साथ। ये क्या मान के लिया था? ये था आपका -2, ये था -1 और ये था 0, कि x भैया 0 छोटा रहेगा, नेगेटिव वैल्यू के लिए था। ठीक है, अच्छा 2 पे तो -2 तो आप ले नहीं सकते वैल्यू, -2 क्यों नहीं ले सकते? -2 इसलिए नहीं सकते कि डिनोमिनेटर में बैठा है, इंक्लूड नहीं हो सकता वो। इनइक्वालिटी के रूल्स कहते हैं। क्या वैल्यू आई? x बिलोंग्स टू -∞ टू -2, यूनियन में -1 टू 0। ठीक है, और इन दोनों केस में क्या करना होता है आपको? यूनियन करना होता है। इन दोनों में अगर आपने यूनियन कर दिया तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -2, यूनियन में -1 टू 1, ये कर दिया। देखो -1 से 0 से जस्ट पहले तक तो ये ले गया, और 0 से उठा लिया इसने,
लेकर वन तक, यूनियन में 2 से इनफाइनाइट। ये आंसर आ गया। आपने कहा एक केस सर ये लिखा था आपने कि x की वैल्यू प्लस माइनस 2 नहीं होनी चाहिए, तो देखो आंसर में ना +2 हो रही है x की वैल्यू, ना -2 हो रही है x की वैल्यू, ये आएगा आपका आंसर। थोड़ी मेहनत लगती है उसमें। जब -1 पे तो क्लोज इंटरवल है, क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? इंक्लूडेड है ना -1। बात समझ में क्या किया गया? इसके अंदर किया गया कि पहले आपने रूट के लिए रूट के लिए डोमेन निकाला कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर जो x लिखा था उसके बारे में सोचा कि वो पॉजिटिव है कि वो नेगेटिव है, उससे 2 केस बनाए, और केस जो बनेंगे उनके बीच में आएगा यूनियन, इंटरसेक्शन नहीं आएगा, गलती मत कर देना, ठीक है, यूनियन आएगा। ये क्वेश्चन हुआ। अच्छा, कहां गया? हो गया एडिशन वाले ग्राफ सब हो गए हैं, कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। हमको कौन सा चाहिए भाई? सब्ट्रैक्शन वाले। अरे कहाँ सब्ट्रैक्शन वाला कोई ग्राफ? तो ठीक है, एक और भी तो होता है उसमें। मर्जी से तो लिख दूंगा। देखना भाई, ग्राफ्स में रह गया था इसलिए लगा रहा हूं यहां पे। मॉडुलस खत्म करके आगे बढ़ना है ना हमको। ग्राफ्स में मैं एक बात करता हूं कि f(x) इज इक्वल टू आपका मॉडुलस में x-1 माइनस मॉडुलस में x-2, ठीक है, 2 का सब्ट्रैक्शन, 2 मॉडुलस का। क्या ले आऊं इसे 1 लाइन रिप्रेजेंटेशन पे ले आए? वही हमारे लिए सबसे बढ़िया तरीका था। एक आया 1 और एक आया 2। जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, आपको पता है ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों एज इट इज खुल जाएंगे। x-1 माइनस साइन के साथ x-2। जब x की वैल्यू 2 से छोटी है लेकिन 1 से बड़ी है, 2 से छोटी में ये माइनस साइन के साथ ये एज इट इज, y इज इक्वल टू x-1 माइनस साइन के साथ बोला प्लस में x-2 आ गया। 1 से छोटी वैल्यू है, 1 से छोटी वैल्यू है तो इसका मतलब ये भी अंदर वाला नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव हो ही चुका है, दोनों माइनस साइन के साथ खुलेंगे, तो इस पे लगेगा माइनस, उस पे लगेगा प्लस, तो y इज इक्वल टू माइनस में x-1 और वो माइनस माइनस हो गया प्लस में x-2। इसमें देखो x से x कट गया, y इज इक्वल टू 1 आया, माइनस x और प्लस x कट गए, इसके अंदर y इज इक्वल टू -1 आया, ठीक है, और यहां पर y की वैल्यू आई 2x-3, तो y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1, तो सीधी सीधी लाइन आती है पैरेलल टू x एक्सिस, ये आया कुछ 2x-3 का। ये था 1 और ये था 2, 2 के आगे y इज इक्वल टू 1 आया भाई, ठीक है, 1 के इधर y इज इक्वल टू -1 आया है, ठीक है, 1 और 2 के बीच में 2x-3 की लाइन आई है, y इज इक्वल टू x की लाइन ऐसे, y इज इक्वल टू 2x की लाइन ऐसे, -3 की 3 नीचे जाएगी, वो पास होनी चाहिए इन दोनों से, इन दोनों से, मॉड के फंक्शन और कंटिन्यूअस फंक्शन ब्रेक नहीं होंगे, ऐसे पास होगी। आप देख लो ये वाला पॉइंट जो था ये 2,1 था, आपकी ये लाइन मैंने लिखी है y इज इक्वल टू 2x-3, क्या 2,1 उसको सेटिस्फाई कर रहा है? 4-3 कर रहा है सेटिस्फाई। ये वाला पॉइंट आपका 1,-1 था, सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, कोई तकलीफ की बात नहीं। माइनस वाला ग्राफ बनाना सीख लिया है, अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें भी काम करेंगे। टर्निंग पॉइंट लेना है, उधर प्लस इधर माइनस कर, उधर ऊपर इधर नीचे कर देना है, या इधर ऊपर उधर नीचे कर देना है, जैसे भी आपको सही, जैसे भी आ रहा हो, ठीक है। तो ये आपका एक ग्राफ आ गया, ये वाटरफॉल टाइप का सा ग्राफ आता है, ठीक है, सीधा गया फिर ऊपर चढ़ा फिर सीधा चला गया माइनस वाले में, ठीक है। अब आपके दिल में आएगा कि सर अगर ऐसे आया मॉड में x-1 माइनस में मॉड में प्लस में मॉड में x-2 माइनस में मॉड में x-3, तो आपको ये वाली बात पता है, आपको ये वाली बात पता है कि 1 लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उससे रिप्रेजेंट करके आप फंक्शन बनाओगे और जैसा ग्राफ आ रहा होगा वैसा बना लोगे, 1 लाइन पे रिप्रेजेंट करके फंक्शन बनाओगे, ठीक है। कि पहला वाला जब एज इट इज खुलेगा ये और वो कट जाएंगे, सिर्फ x का टर्म आएगा,
फिर वो माइनस साइन के साथ खुलेगा, वो प्लस हो जाएगा, ये सब प्लस प्लस रहेंगे, तो 3x वाला टर्म आ जाएगा। फिर वो प्लस के साथ खुलेगा, ये माइनस के साथ खुलेगा, वो दोनों कट जाएंगे, x का टर्म आएगा। फिर ये माइनस के साथ, ये माइनस के साथ और वो प्लस के साथ खुलेगा, तो फिर x वाला आएगा। ठीक है, वो सब अब आपको देख लेना है कि कैसे वन लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, आप निकाल के ले आओगे। इस तरीके के तो हजारों क्वेश्चन फिर कराने पड़ जाएंगे एक एक केस पे। मेन बात ये एडिशन वाला देख लिया जो काम का था, सब्ट्रैक्शन वाला देख लिया। अब मैं आता हूं दूसरी चीज पर कि अगर आपके पास ऐसा आ गया बोर्ड में, आपके पास ये हो गया, ये तो क्वेश्चन कहां गया, ये रहा क्वेश्चन। y इज इक्वल टू मॉड्यूलस में आपके पास 4x प्लस 3 प्लस में मॉड्यूलस में 3x माइनस 4। ठीक है, क्या हो गया ये क्या हो गया? इसमें और उसमें क्या फर्क है? इसमें और उसमें सिर्फ ये फर्क है कि भैया ये पहले x के साथ कोफिशिएंट था 1, अब x के साथ कोफिशिएंट बदल गया है। ठीक है, आओ मैं दिखाता हूं आपको। आपने वन लाइन पे रिप्रेजेंट किया, टर्निंग पॉइंट क्या क्या आ रहा है? इधर आ रहा है -3/4, इधर आ रहा है क्या 4/3। ठीक है, 4/3 उसका टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, उसके उधर सब पॉजिटिव रहेंगे, एज इट इज खुलेगा, आपके पास निकल कर आएगा 7x -1। ठीक है, 4/3 के इधर और 3/4 के इस तरफ, 4/3 बस से छोटा हो गया, 4/3 से छोटी वैल्यू घटाऊंगा, आपको पता है ये बन जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा माइनस साइन के साथ, ये एज इट इज खुलेगा। तो y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 एज इट इज आया, और माइनस में 3x माइनस 4, तो आपके पास निकल कर आया x प्लस 7। ठीक है, उसके बाद इस तरफ दोनों माइनस साइन के हो जाएंगे, दोनों माइनस साइन के हो गए तो आपको पता है y इज इक्वल टू, दोनों माइनस साइन के हो गए तो -7x प्लस 1 बन जाएगा ना, ये माइनस में 7x माइनस 1। भाई दोनों माइनस साइन के होने का मतलब क्या हुआ? माइनस बाहर निकाल लूंगा, दोनों को ऐड कर लूंगा, दोनों को ऐड करके वही आ रहा है, उसके बाहर माइनस लगा हुआ है। मतलब इसको आप थोड़ा बेहतर लिखना चाहो तो -7x प्लस 1। अब इसके अंदर, अब जो आपकी पहले बोट आती थी वो ऐसे आती थी सीधी लाइन। वो सीधी लाइन क्यों आती थी? क्योंकि कांस्टेंट टर्म आ जाता था y इज इक्वल टू। वो कांस्टेंट टर्म क्यों आता था? क्योंकि दोनों x का कोफिशिएंट सेम होता था। अगर आज भी 4x और 4x होता तो यहां पर 4x से 4x कट जाता। अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो एक ना एक x का टर्म बच जाएगा, तो ये बीच वाली भी क्या आएगी? एक लाइन आएगी। और ये लाइन जो आती है मैं आपको सिखाता हूं क्या करता है। ये देखो क्या क्या थी भाई वैल्यूज, -3/4 और 4/3। ठीक है, -3/4 4/3। ठीक है, -3/4 से 4/3 में x प्लस 7 की लाइन आई है। किसकी लाइन? x प्लस 7 की। x प्लस 7 की लाइन ऐसे जाएगी। उसके बाद 7x माइनस 1 आया वो ऐसे जाएगा, और -7x प्लस 1 आया वो ऐसे जाएगा। थोड़ा सा ठीक है, यहां पर आपका y इज इक्वल टू 7x माइनस 1, ये y इज इक्वल टू x प्लस 7, ये आपकी y एक्सिस जा रही है, और y इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ 7x माइनस। ठीक है, ये बोट इधर झुक गई। असलियत में बोट कैसी थी आपके पास? बोट ऐसे थी, ऐसे होती थी ना बोट। आपको लग रहा है कि ये बोट सर क्या हुआ है कि ये बोट टिल्ट हो गई है, एक तरीके से टिल्ट हो गई है। वो टिल्ट किस तरफ होगी? आपको ग्राफ जो ड्रॉ करना है ना, वो रफ स्केच फौरन खींच देना है। ठीक, उधर वाला ऐड करके इधर वाला माइनस साइन के साथ। वो टिल्ट किस तरफ हुई है? वो इस तरफ टिल्ट हुई है। ये किसका टर्निंग पॉइंट था? देखो भाई दोनों में कहां लिखा? 4x प्लस 3 प्लस में मॉड में 3x प्लस। ठीक है, इसकी तरफ, इसके टर्निंग पॉइंट की तरफ टिल्ट हो गई है। इसके टर्निंग -3/4 है। इसके टर्निंग पॉइंट की तरफ टिल्ट इसलिए हुई है क्योंकि इसका x का कोफिशिएंट ज्यादा है। ठीक है, आप बोलोगे बोट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द टर्निंग पॉइंट whose coefficient of x is greater। हमेशा उसकी तरफ झुकेगी। जिसका x का कोफिशिएंट बड़ा है, उसका भार ज्यादा है, उस तरफ बोट झुक जाती है। ऐसा समझ लो, उसका भार ज्यादा है।
ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही लिखवा दिया, आपको इसका कुछ ऐसा खास काम नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए किधर जुड़े से और रफ फिगर ड्रॉ कर सको, रफ फिगर ड्रॉ कर सको। ठीक है, नहीं आप टेढ़ी उस तरफ टेढ़ी कर दोगे अलग बात है, उस तरफ टेढ़ी कर दिया आपने गलत कर दोगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको ये चीजें कैसे लिखनी पड़ेंगी, ये जो सर ये कैसे लिखेंगे, आपने पिछले बता दिया सब्ट्रैक्शन कर दो, नहीं हो सकता। तो ये चीजें अब की बार कैसे आएंगी, ये चीज जो आएंगी अब की बार कि ये वाली लाइन की क्वेश्चन, ये वाली लाइन की क्वेश्चन, ये वाली लाइन की क्वेश्चन, उसके लिए आपको वन लाइन रिप्रेजेंटेशन करना ही पड़ेगा। करना सिर्फ एक ही चीज दिखाने के लिए कि बोर्ड उस तरफ झुकती है जिस तरफ एक्स का कोफिशिएंट ज्यादा होता है, एक्स का भार जिधर ज्यादा है उस तरफ बोर्ड टिल्ट होती है। रफ फिगर ड्रॉ करने के लिए, रफ फिगर ड्रॉ करने के लिए, ये रफ फिगर अगर ड्रॉ करते तो ऐसा कर देते, जैसे आपके पास अगर ऐसा आ जाए कि y इज इक्वल टू मॉड में 2x प्लस 3 प्लस साइन में मॉड में 3x माइनस 1। ठीक, आपको पता है टर्निंग पॉइंट एक लगा 1/3 और एक लगा -3/2। ठीक है, किस तरफ बोर्ड को टिल्ट करवाऊं, उसका x का कोफिशिएंट ज्यादा है, x का कोफिशिएंट ज्यादा है तो आपको पता है ये था वो टर्निंग पॉइंट जो इधर से आया है, इधर से किधर से, जिधर x का कोफिशिएंट ज्यादा था उस वाले ब्रैकेट से जो टर्निंग पॉइंट आया उधर बोर्ड झुकी हुई होगी। अब वो झुक के क्या हुआ होगा वो आपको देखना है कि भाई इधर दोनों ऐड हुए होंगे तो 5x प्लस 2 हुआ होगा, उधर उनका माइनस हो गया होगा और बीच में क्या आएगा वो आप डिफरेंस ले लेना। डिफरेंस बोर्ड किस तरफ झुकेगी, जिस तरफ कोफिशिएंट ज्यादा है, इस बात पे ध्यान रखना, ये रफ फिगर बनाने के लिए। ठीक है, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा यहां भी 2x होता और यहां भी 2x होता तो क्या होता, तो कुछ नहीं होता, सीधी लाइन आती। तो सीधी लाइन क्यों आती, अरे वो सीधी लाइन इसलिए आती, वो सीधी लाइन कि ये जो टिल्ट आया ये आ क्यों रहा है, ये लाइन जो है जिसकी स्लोप 0 चल रही थी, ये लाइन तो सीधी आई थी ना जब हमने पहले वाले क्वेश्चन किए थे, ये टिल्ट क्यों हो गई कि स्लोप 0 से कुछ स्लोप आ गई, कुछ स्लोप आ गई, इसका मतलब x का कोई टर्म रह गया तो उसके कोफिशिएंट की वजह से ऐसा हुआ। अगर यहां भी 2x होता और वहां भी 2x होता तो जब यहां पे माइनस लगता 2x से 2x कट जाते तो फिर x का टर्म नहीं आता, x का टर्म नहीं आता तो स्लोप कितनी आती, फिर से 0 आ जाती, लाइन सीधी आती, लाइन सीधी आती। ये सब वो बातें खुद से समझ में आती रहनी चाहिए, या आप चाहो तो लिख लो इन सब बातों को, जैसे वैसे मैं बोलता जा रहा हूं आप लिखते जाओ, उसमें कितनी देर लग रही है आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। हेलो मैं चल रहा है ना, ठीक है। टिल्ट किधर है बोर्ड, बोर्ड का टिल्ट आ गया। अब आपके दिल में क्या सवाल आता है कि सर मॉड के अंदर अगर यहां 2 मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे आपको, नहीं ये तो भाई इस क्वेश्चन में आपको लगेगा मैंने चीटिंग कर दी। अब तो दोनों में x लगा हुआ है मॉड के अंदर, तो भी टिल्ट होगा क्या, हाँ अब क्यों टिल्ट होगा आपको मैं दिखा रहा हूं, ये 2 जो लगा भाई इसको अंदर ले जाऊं, अंदर कैसे ले जाएंगे, अरे अंदर ले जाओ, बाद में कॉमन लाओगे तो भी 2 ही आएगा बाहर, आप 2 अंदर ले गए, मॉडुलस में x प्लस 2 प्लस में 2x माइनस 2, टर्निंग पॉइंट पे कोई असर नहीं पड़ा। टर्निंग पॉइंट क्या आ रहे हैं आपके पास, एक आ रहा है -2 और एक आ रहा है 1, किधर कोफिशिएंट ज्यादा है, इस तरफ है कोफिशिएंट ज्यादा, इस तरफ बोर्ड झुकेगी। ऐसे करके इधर का क्या आएगा, इधर का आएगा दोनों का सम करोगे तो 3x आ जाएगा, और इधर क्या आएगा उनका माइनस, भाई ये भी माइनस साइन के साथ ये भी माइनस साइन के साथ माइनस बाहर निकाल लोगे, सम के बाहर माइनस लगाए, y इज इक्वल टू -3x। मैंने आपको बताया था इधर उधर वाली लाइनें कैसी होती हैं। और ये क्या आएगा, ये इसमें से इसे घटाओगे माइनस साइन लगेगा तो आएगा आपके पास -x प्लस 4। होगा क्या, जब मैं इधर से इधर बढ़ जाऊंगा तो ये जो है ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो ये एज इट इज खुलेगा x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, तो 2 और 2 तो 4 हो गए और x और -2x कितना बन गया, -x बन गया। तो जो कोफिशिएंट है वो चाहे मॉड के अंदर लगाओ चाहे मॉड के बाहर लगाओ कोई फर्क नहीं है। आपको मैं उन पिछले क्वेश्चन में दिखाता हूं कि उन दोनों ही कोफिशिएंट को हम क्या कर सकते थे, कि आपके दिल में सवाल आता नहीं 4 को मैंने कॉमन निकाल लिया, x प्लस 3/4 प्लस में 3 को मैंने कॉमन निकाल लिया, यहां पर x माइनस 4/3 लो, अब बाहर आ गया। कॉमन कैसे निकाल लिया, अरे जब 4 कॉमन लोगे, कॉमन कैसे निकाल लिया बाहर, मैंने 4 कॉमन लिया, x प्लस 3/4 बचा मॉड्यूलस पे। अब मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मॉड दोनों पे बढ़ जाएगा,
अब अगर मॉड को दोनों पे बांटना है तो देखो मॉड में 4 आया और मॉड में x प्लस 3/4 आया, और मॉड 4 क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो 4 के साथ मॉड में x प्लस 3/4। तो चाहे जो कांस्टेंट है वो x में मल्टीप्लाई हो रहा हो, चाहे वो मॉड में मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसको x के कोफिशिएंट की तरह सोचोगे और बोर्ड उस तरफ झुकेगी जिस तरफ x का कोफिशिएंट ज्यादा है। आप उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, फौरन कितनी देर लग रही है आपको। ठीक है, क्वेश्चन लिखूं, इसी में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। मैं आपको बल्कि एक चीज पहले, इन इक्वेशंस, कौन सी इक्वेशन? -3, अरे मान लो ऐसे कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्यूशन पूछे, आप कहोगे सर मैं इसको इधर लाऊंगा, -8 बना दूंगा, x + 8 और x - 1 बन जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल होते हैं या दो फंक्शन होते हैं, मतलब एक आपका y = x² + 7x - 2 हो गया, और ये भी एक फंक्शन है y = 6 हो गया। आपसे x की वो वैल्यू पूछी जा रही है जिसपे इधर वाला फंक्शन और उधर वाला फंक्शन बराबर हो जाए। ये फंक्शन की वैल्यू मतलब ये y है कि इधर वाला y और उधर वाला y बराबर हो जाए। ठीक है, आपसे x की वो वैल्यू पूछी जा रही है। तो अगर आप x² + 7x - 2 का ग्राफ बना लोगे, मान लो ऐसे चला गया, क्वाड्रेटिक है ना भैया वो तो, ठीक है, जिसके रूट भी आएंगे d > 0 है उसका। ठीक है, और y = 6 का ग्राफ बना लोगे, y = 6, y = x² + 7x - 2। ये बिल्कुल सिंपल मैं दिखा रहा हूं। वो क्वाड्रेटिक आई, वो स्ट्रेट लाइन आ गई जो x एक्सिस के पैरेलल है, वो लग नहीं रही देखने में पैरेलल, लेकिन पैरेलल है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि x की वो वैल्यू जिसके लिए ये और ये बराबर हो जाए। ये किसकी वैल्यू थी? y की वैल्यू। वो किसकी वैल्यू थी? एक और दूसरा फंक्शन था, एक कांस्टेंट लिखा होता है, इसको दूसरा फंक्शन मानते हैं। इनकी वैल्यू बराबर कहां हो रही है? इस पॉइंट पर हो रही है और इस पॉइंट पर हो रही है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है? आपको x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए यहां पर ये बराबर हो रही हो और यहां पर ये बराबर हो रहा हो। x की वैल्यू है ना जिसके लिए दोनों के y बराबर हो गए, इसका y = 6, इसके y की वैल्यू बराबर हो गई है, और y तो सेम हो गया ना यहाँ पर भैया। आपको सर x भी सेम हो गया, दोनों ही सेम होंगे जब इंटरसेक्शन हो रहा है तो सॉल्यूशन आता है ना इंटरसेक्शन पे। और यहां पर आपको, अच्छा y की वैल्यू आपको पता है, उससे आप क्या निकाल लोगे? x की वैल्यू निकाल लोगे। देखो एक -1 आएगा, एक 8 आएगा। कैसे सोचा गया? ध्यान इसी पे देना। इक्वेशन में इधर वाले को आप एक फंक्शन मान लो, वो x का टर्म होगा, इधर जो कांस्टेंट लिखा है उसको दूसरा फंक्शन मान लो। क्यों माना गया फंक्शन? क्योंकि ग्राफ जो है वो इक्वेशंस के नहीं बना करते, इक्वेशन के तो आते हैं सॉल्यूशन। ग्राफ किसके बनते हैं? फिर ग्राफ बनते हैं फंक्शन के। आपको ग्राफ जो बनाया गया क्वाड्रेटिक का, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं पढ़ाया गया था, वो पॉलिनोमियल में बनाया था, पैराबोला। कि जब पॉलिनोमियल होगा तभी तो y = समथिंग रखोगे, y = px रखते थे, तभी तो x, y का पॉइंट आएगा। अगर खाली इक्वेशन लिखी हुई आपको ऐसे, इसके दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, इसमें 2 पॉइंट आएंगे इसके, तो इसमें क्या बात रह गई? खाली इक्वेशन अगर लिखी होती तो इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनता है। अगर इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना चाहूं मैं तो बना सकता हूं। और फिर ये y = 0, ये दूसरा फंक्शन, ये क्या चीज होती है? x एक्सिस। ये एक पॉलिनोमियल और ये y = 0 दूसरा फंक्शन, जो क्या चीज होती है? x एक्सिस। तभी तो आपको बताया कि रूट कहां मिलते हैं? x एक्सिस पे। क्यों x एक्सिस पे रूट मिलते हैं? कि एक फंक्शन का ग्राफ तो आपने बना लिया इस फंक्शन का, और दूसरा फंक्शन ये जा रहा है, और इन दोनों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं उस जगह पर आप x की वैल्यू निकालते हो। वो दूसरे फंक्शन को x एक्सिस बोलते थे, x एक्सिस रूट नहीं देता, नहीं। ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन,
y इज इक्वल टू 0 का, ये जो y इज इक्वल टू 0 का फंक्शन है और ये इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाले, वो देते हैं आपको रूट। तो अगर 0 के अलावा कुछ और होता तो भी यही करते। देखो यही दिखा रहा हूं कि ये एक फंक्शन आया, दूसरा फंक्शन आया, दोनों फंक्शन लिख लिया आपने, दोनों के ग्राफ बना लिए, दोनों के ग्राफ के जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे वो क्या देंगे इस इक्वेशन के, आपको रूट देंगे। अगर आप एक तरफ ले जाके उसे 0 बना दो तो वही दे देगा रूट। तो एक्स एक्सिस पे मिलते हैं रूट, क्योंकि इस तरफ वाला दूसरा फंक्शन कितना हो गया आपका, 0 हो गया। y इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, एक्स एक्सिस। मतलब अब इंटरसेक्शन किसके साथ देखना है, एक्स एक्सिस के साथ। अभी यहां 0 तो नहीं हुआ है, तो इसका इंटरसेक्शन किसके साथ देखना है, y इज इक्वल टू 6 के साथ। तो वही देख रहे हैं, वही देख रहे हैं। बहुत सारी बातें हो गई हैं। फॉर सॉल्यूशन ऑफ equations graph of their intersection point, उनका जो intersection point होगा, points gives the solution। ठीक है, आपको लगा सर पूरी इधर ले आएंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ, तो जब इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन होती है तो उधर वाला फंक्शन y इज इक्वल टू 0 है, जो होती है एक्स एक्सिस। तभी तो आप बोलते हो कि एक्स एक्सिस से जहां टकराता है क्वाड्रेटिक का ग्राफ, वहां रूट आते हैं। क्यों? क्योंकि उधर 0 लिखा है, और 0 कौन सा फंक्शन है, y इज इक्वल टू 0, वो एक्स एक्सिस ही है। अगर वहां 0 नहीं लिखा होता तो जो भी नंबर लिखा होगा, 3 लिखा है, तो ये वाले फंक्शन का ग्राफ जब y इज इक्वल टू 3 से टकराएगा जिस जगह पर, उस जगह रूट आएंगे इसके, उस जगह रूट आएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज धीरे धीरे समझ में आती है। इतनी बातें मुझे लग रहा है आपको तकलीफ नहीं हुई होगी। इसी तर्ज पे मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं आपको। ये काम की बात थी, बहुत जगह काम आने वाली है। डिफरेंशियल कैलकुलस में तो जबरदस्त काम आएंगे, रूट पे आएंगे। भाई सेम फंक्शन लिख दिया मैंने, क्योंकि उसका ग्राफ बना चुके हैं। आपको इसको सॉल्व करने के लिए, अगर आप इसको अलजेब्रा सॉल्व करने चले जाओ ना, 3 के केस बनेंगे, तीनों से आप इक्वेशन सॉल्व करोगे। हम बात करते हैं इसकी कि ये आपका एक y इज इक्वल टू मॉड में 4x प्लस 3 प्लस में मॉड में 3x माइनस 4 है, और दूसरा आपका y इज इक्वल टू 12 है। अगर आपको इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन क्या था, सॉल्व मतलब x की वैल्यू, x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये और ये बराबर हो जाए। मतलब ये वाला y और वो वाला y बराबर हो जाए, मतलब इस फंक्शन का और उस फंक्शन के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने। y इज इक्वल टू 12 बनाने में तो कोई तकलीफ नहीं, 12 पे लाइन बनानी सीधे सीधे। ये कैसे बनेगा, ये अभी भी बनाया था। अरे इतनी गंदी लाइन, आपको सर एक क्वेश्चन के लिए करवा रहे थे कितनी मेहनत। नहीं भैया, ये एक क्वेश्चन के लिए नहीं है कि 2 फंक्शन बनाने हैं। ये बहुत जगह आएगा कि वो जो इक्वल टू 12 लिखा वो भी एक फंक्शन है, वो ये लाइन बनाएगा, ये अपने आप में एक फंक्शन बनेगा, ये दोनों जहां टकराएंगे वहां सॉल्यूशन मिलेगा। ये किस तरफ झुका था, इसकी तरफ झुका था। ठीक है, ये वाली लाइन कौन सी आई थी आपके पास, y इज इक्वल टू दोनों का सम 7x माइनस 1। ये वाली लाइन कौन सी आई थी, y इज इक्वल टू माइनस 7x प्लस 1। और ये वाली लाइन कौन सी थी, y इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x प्लस 7। ठीक है, अच्छा। अब सवाल क्या उठता है, देखो सवाल क्या उठता है कि सर ये जो y इज इक्वल टू 12 की लाइन है वो यहां से जा रही है, 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 कहां से जा रही है। इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मुझे निकालने हैं तो मुझे ये पता होना चाहिए ना कि y इज इक्वल टू 12 इस लाइन से टकरा रहा है, इस लाइन से टकरा रहा है, कि इस लाइन से टकरा रहा है, किस लाइन से टकरा रहा है। अच्छा, इससे तो टकराएगा ही टकराएगा, ये सबसे नीचे तक जा रही है और सबसे ऊपर तक जा रही है। अब इधर अगर वो यहां से चली गई y इज इक्वल टू 12 की लाइन तो इन दोनों से इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसका। अगर यहां से चली गई y इज इक्वल टू 12 की लाइन तो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन से इंटरसेक्शन आएगा। आपका लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है। तो y इज इक्वल टू 12 देखने के लिए आपको ये देखना है ये नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला पॉइंट कितना है। ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू x प्लस 7 की। इस जगह पर x की वैल्यू 4/3 है, तो y इज इक्वल टू 4/3 प्लस 7 मतलब 25/3। 25/3 हर हाल में 12 से छोटा होता है, 12 से छोटी, ये 12 से छोटी वैल्यू है। ये आ रहा है आपका 4/3, 25/3।
ठीक है, y इज इक्वल टू 12 की लाइन इससे ऊपर से जानी है, पक्का पता चल गया। अरे ये गई y इज इक्वल टू 12 की लाइन, खराब हो गया पेन, क्या हो गया है, y इज इक्वल टू 12 की लाइन यहां इंटरसेक्ट कर रही है और यहां इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कि इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही है और इस लाइन पे। ये लाइन की इक्वेशन लिखी है y इज इक्वल टू 7x माइनस 1, उसमें इस जगह पर y 12 है, अगर y 12 है तो x कितना आएगा, अगर y 12 है तो x आएगा 13/7। देख लो, अगर y की वैल्यू यहां पर 12 है तो मैं इसको इधर लाऊंगा 13 बन जाएगा 13/7। अच्छा y अगर 12 यहां पर है, अगर यहां 12 है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा 11 आएगा, तो माइनस में 11/7। इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 11/7 पर ये वाली वैल्यू 12 के बराबर हो रही है एक बार, क्योंकि 12 की लाइन को कट कर रहा है, और x इज इक्वल टू 13/7 पर ये वाली, ये जो मॉड लिखा है ये 12 के बराबर हो रहा है। तो आपको सॉल्व करने का मतलब है x की वैल्यू लानी है। x की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये मॉड 12 के बराबर हो जाए, तो x की ऐसी दो वैल्यू है, कौन कौन सी, माइनस 11/7 और कौन सी 13/7, ये दो वैल्यूज है। इतनी बात में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसी के लिए मैंने कि आपको मैं इसी में समझाता कि कैसे वो फंक्शन होता है इसका, तो मैंने अलग से बता दिया, अलग से। उसको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि अगर इक्वेशन किसी 6 के बराबर है, इसका मतलब ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, आप दोनों का ग्राफ बनाओगे, जहां पर टकरा रहे हैं वो आपका सॉल्यूशन होगा। अगर मैं इसको इधर लाके इक्वल टू 0 कर देता हूं तो आप इसका ग्राफ बनाते हो, सिर्फ इसका क्यों नहीं बनाते, क्या बोलते कि 0 पे जहां एक्स एक्सिस को काटेगा वहां रूट होगा, क्योंकि इधर वाला फंक्शन y इज इक्वल टू 0 जो एक्स एक्सिस होती है, जो पहले से बनी हुई होती है, पहले से लाइन खींची होती है ना एक्स एक्सिस की, तो इसलिए आप बोल देते हो कि एक्स एक्सिस पे रूट मिल रहा है। अगर वहां कोई और नंबर लिखा होता है तो उस लाइन को कटने पे रूट मिलता है। सॉल्यूशन तो दो फंक्शन का निकलना है ना, दो फंक्शन का तब निकलेगा जहां पे दोनों की वैल्यू बराबर होगी। वो x की किस वैल्यू के लिए बराबर है, ये इस फंक्शन की वैल्यू ऐसे जा रही है ऐसे, और y इज इक्वल टू 6 ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट पे और उस पॉइंट पे बराबर है, सेम पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, इतनी बात में अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, अब मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो कि क्या क्या था इसके अंदर। लिख दूं, क्वेश्चन लिख दूं क्या? छोटा सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं। मॉड्यूलस में x माइनस 3 की पावर में लगा हुआ है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सॉल्व मतलब x की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है ऐसे तो कभी नहीं निकलेगी x की वैल्यू, एक की पावर में दूसरा फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन में होता तो बहुत अच्छा रहता, तो लॉग ले लूं तो नीचे आ जाएगा। लॉगरिथम तो पढ़ रखा है सबने, ऐसे में तो लॉग अप्लाई करते हैं, लॉग अप्लाई कर दे, किस बेस का, किसी बेस का कर लो, 10 का कर लो, ई का कर लो, देख लेंगे जिससे सहूलियत होगी। 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3, ये आर्ग्यूमेंट की पावर, अगर लॉग यहां अप्लाई करूंगा तो ये लॉग का आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, वो आर्ग्यूमेंट की पावर है वो नीचे उतर आती है, लॉग के आगे लग जाती है, आगे लग गई। इधर क्या लगा हुआ है, लॉग के अंदर मॉड में x माइनस 3 इज इक्वल टू, यहां पर लगा हुआ है log 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये बन गया कितना, 3x माइनस 1 x प्लस 3 x माइनस 3, 3x स्क्वायर बनकर आएगा, माइनस में x निकलेगा माइनस 9 है, ठीक है, और log के अंदर मॉड में x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इनका प्रोडक्ट 0 हो रहा है, ठीक है, तो अब दो बातें होंगी, 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, या तो ये 0 होगा, या log के अंदर मॉड में x माइनस 3 ये 0 होगा। ठीक है, अगर ये 0 हो रहा है तो आप बोलोगे कि 3x माइनस 1 या तो 0 होगा, या फिर आपका, और लगाओ सब जगह, या फिर आपका x माइनस 3 0 होगा। ठीक है, अगर आपका x माइनस 3 0 हो गया, x माइनस 3 0 हो गया, तो इसका मतलब ये जो टर्म बैठा है log के अंदर ये 0 हो जाएगा,
x माइनस 3 0, ये आपने बोल दिया नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? ये इसलिए पॉसिबल नहीं है कि x माइनस 3 के 0 होते ही लॉग के अंदर 0 बन जाएगा और लॉग का आर्ग्यूमेंट 0 नहीं हो सकता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब x की एक वैल्यू आ गई आपका निकल के 1/3, यहां से आपका मॉड में x माइनस 3 जो आया वो निकल कर आ गया 1। भाई लॉग की वैल्यू 0 आ रही है, लॉग की वैल्यू 0, इसका मतलब उसका आर्ग्यूमेंट 1 है, आर्ग्यूमेंट 1 है, मॉड x माइनस 3 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब x माइनस 3 की वैल्यू आपके पास 1 आएगी या फिर x माइनस 3 की वैल्यू -1 आएगी, प्लस माइनस 1 हो जाता है। x की वैल्यू 2 होगी या x की वैल्यू आपके पास x की वैल्यू 4 होगी या 2 होगी। तो एक x की वैल्यू आपका 2 आ सकती है, एक x की वैल्यू आपका 4 आ सकती है, एक x की वैल्यू आपका 1/3 आ सकती है। क्या था आपके पास क्वेश्चन में? x माइनस 3 का मॉड, एक वैल्यू आ सकती है। ये क्यों नहीं आ सकती? इस पर समझ गए बात कि अगर x माइनस 3 0 हो जाएगा कभी भी, x माइनस 3 की 0 होती, लॉग मना कर देगा कि भाई हमारे अंदर जो है 0 नहीं आ सकता, आर्ग्यूमेंट लॉग का हमेशा पॉजिटिव रहता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं थी। ठीक है, मुझे लगता है कि इतनी बात में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पर आपका मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो खत्म होता है। आगे फिर देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ये सब चीजें तो एक ही दिन में हो जाती है, बस उनकी इनइक्वालिटीज थोड़ा सा टाइम लेती है। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे देखते हैं।